नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेंद्र सिंह चौहान और आप देख रहे हैं शार्प टॉक्स। शार्प टॉक्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। शार्प टॉक्स में हम ऐसे गंभीर विषयों पर बातचीत करते हैं जो किसी न किसी तौर पर हमारे समाज को प्रभावित कर रहे हैं और उन पर बातचीत करना आज बेहद ज़रूरी हो गया है। आज इस कड़ी में एक बेहद गंभीर विषय पर हम बातचीत करेंगे। हिमाचल प्रदेश, जिसे देवभूमि कहा जाता है, वो एक बेहद गंभीर समस्या से जूझ रहा है। यहाँ पर ऐसी समस्या आन पड़ी है कि जिससे हमारे परिवार, हमारे युवा प्रभावित हो रहे हैं और वो समस्या है चिट्टा। आज इस गंभीर विषय पर हमारे बीच बातचीत करने के लिए एक ऐसे शख्स मौजूद है जो खुद इस दलदल में फंस चुके थे और चिट्टे की गिरफ्त में बुरे तरीके से जकड़ चुके थे, लेकिन उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति कहे या संकल्प कहे या उनके परिवार का सहयोग कहे, तो इन सभी को मिलाकर ऐसा संभव हो पाया है कि इस युवा ने इस दलदल से बाहर निकल कर दिखाया है। और ये कहानी बताती है कि कैसे आप अपने परिवार के सहयोग से और अपनी इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प से जो है वो चिट्टे जैसी गंभीर समस्या से बाहर निकल सकते हैं। आज की जो बातचीत रहेगी वो कई युवाओं को इस दलदल से बाहर निकलने के लिए प्रेरणा दे सकती है और सहयोग कर सकती है। राहुल जी, शार्प टॉक्स में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। धन्यवाद लोकेंद्र जी, आपने मुझे इस मुहिम में शामिल होने का अवसर दिया, इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ आपका। और उम्मीद करता हूँ कि ये हमारी मिलीजुली पहल जो है एक समाज के लिए एक अच्छा संदेश छोड़ के जाए। राहुल जी, सबसे पहले तो आप अपने बारे में बताइए, आजकल क्या कर रहे हैं और जिंदगी कैसी चल रही है? लोकेंद्र जी, बात करूं मैं अपने बारे में तो पेशे से मैं फार्मासिस्ट हूं। हमारा सोलन में ही छोटा सा कारोबार है। और बात करूं जिंदगी की तो परमात्मा की और माता पिता की शुक्रगुजारी से पहले से बहुत बेहतरीन चल रही है। बहुत बढ़िया। आज आपको देखकर शायद कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि आपने जीवन में इतना कठिन दौर देखा है। क्या आपको लगता है कि अब धीरे धीरे आपका जो जीवन है वो पटरी पर लौट रहा है? लोकेंद्र जी, मैंने और मेरे परिवार ने वो मुश्किल दौर देखा है जो किसी ने शायरी देखा हो, और परमात्मा करे वो दौर किसी की जिंदगी में आए भी ना। और वर्तमान की बात करूं, मैं और मेरा परिवार बहुत सुख शांति से जीवन व्यतीत कर रहे हैं और मेरी जो जिंदगी है वो एकदम पटरी पे आ चुकी है। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि चिट्टे जैसे नशे में केवल गलत लोग पड़ते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि आजकल समाज में हमें ऐसा देखने को मिल रहा है कि अच्छे घरों के लोग, शिक्षित लोग और अलग अलग प्रोफेशन से जुड़े लोग भी चिट्टे के आदी हो चुके हैं। तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपके साथ इसकी शुरुआत कैसे हुई? बहुत अच्छा सवाल लोकेंद्र जी। मैंने ये चीजें समाज में बहुत करीब से देखी है। इसमें जो घुसने के जो कारण है बहुत सारे हैं। एक तो गलत संगत हो सकता है और कई लोग शौक शौक में कर लेते हैं, और एक सबसे बड़ा जो कारण है वो प्रेशर भरी जो जिंदगी है वो भी एक कारण है। और मेरे साथ कैसे हुआ वो मैं बात करूं तो परिवार से दूरी, परिवार से दूर होना सबसे बड़ा कारण है। मैं बात करूं अपने परिवार की तो मेरा परिवार बहुत ही धार्मिक वृत्ति का है, लेकिन मेरा उनसे दूर होना, उनसे दूरियां बढ़ाई तो उसके परिणाम जो है वो गलत संगत मिला, और ऐसे करके मैं इसमें धंसता गया। क्या शुरुआत सिर्फ एक बार ट्राई करने से हुई थी? जी हाँ, बिल्कुल। मेरे लिए ये ट्राई करना ही बहुत हानिकारक साबित हुआ और मैं इसमें धंसता चला गया। उस समय क्या आपको लगा था कि धीरे धीरे ये आपकी आदत बन सकती है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि उस समय मैं अपने आप को बहुत बड़ा धुरंधर मान बैठा था कि इसको एक बार ट्राई करने से मैं इसको कभी हाथ नहीं लगाऊंगा, लेकिन ये कब मेरी जरूरत बनी मुझे नहीं मालूम। राहुल जी, कई युवा सोचते हैं कि वो लिमिट में नशा कर रहे हैं और नशा करके भी वो अपने कंट्रोल में रहते हैं। क्या ये आपके नजरिए में संभव है? लोकेंद्र जी, बिल्कुल गलत। ये धारणा बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम ये सोच के कि चीजें हमारे कंट्रोल में, हम इसको अपने कंट्रोल में अपने हिसाब से लेंगे, लेकिन नहीं। ये कब हमारे कंट्रोल से बाहर होकर हमारी जरूरत बन जाती है, हमें इन चीजों का आभास भी नहीं होता है। और ये लिमिट से अनलिमिटेड में कब कन्वर्ट होता है ये आपको पता नहीं लगने देता इन चीजों का। आपको कब एहसास हुआ कि अब चीजें आपके कंट्रोल से धीरे धीरे बाहर जा रही है? शुरू के 2-3 बार मैंने ये चीज अपने शौक शौक में की, लेकिन उसके बाद कब मेरी ये जरूरत बनी मुझे नहीं मालूम। और
ये चीज़ कब मेरे कंट्रोल से बाहर हुई, उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं है। चिट्टा सिर्फ इंसान के शरीर को नहीं बल्कि उसके कॉन्फिडेंस को, उसके परिवार को और उसके रिश्तों को भी तोड़ देता है। तो इसको लेकर आपका क्या मानना है? जी लोकेंद्र जी, बिल्कुल। बात करें शरीर की, कोई भी नशा हो शरीर के लिए हानिकारक ही है। बात करें कॉन्फिडेंस की, बहुत सारे वो ये सोचते हैं, ये सोच करके नशा करते हैं कि हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो हाई हो जाएगा, लेकिन हाई की बजाय वो कॉन्फिडेंस लेवल इतना लो हो जाता है कि व्यक्ति कहीं भी उठने बैठने योग्य नहीं रहता है। बात करें रिश्तों की, रिश्तों में दूरियां आना बहुत आम सी बात है। आपकी आदतें खराब हो रही है, आप चीज़ों में डूबते जा रहे हो, तो कोई भी लोग आपसे रिश्ता जो है ना निभाना नहीं चाहेगा, रिश्ते खराब ही होते हैं। जब चीजें आपके कंट्रोल से बाहर जा चुकी थी तो उस समय आपके परिवार पर उसका क्या असर पड़ रहा था? लोकेंद्र जी, जब मैं इन चीज़ों से जूझ रहा था तो हर एक पेरेंट्स को एक फिक्र रहती है। आज की डेट में क्या हो रहा है, बच्चों को ओवरडोज हो रही है, बहुत सारे केसेस लग रहे हैं, ठीक है, लेकिन उससे भी एक खतरनाक चीज़ है जो एक माँ और एक बाप अपने कलेजे के टुकड़े को इस परिस्थिति में देख रहा है, उससे भयानक दौर किसी परिवार के लिए नहीं हो सकता है। वो बहुत मुश्किल स्थिति होती है। जब आप इस मुश्किल दौर से गुजर रहे थे तो उस समय क्या ऐसा समय आपके जीवन में आया था कि जब आपको ये एहसास हो चला था कि अब आपका जो जीवन है वो लगभग समाप्त हो चुका है और इस दलदल से बाहर निकलना आपके लिए लगभग मुश्किल है? जी लोकेंद्र जी, बहुत अच्छा सवाल। बिल्कुल, मेरी ज़िंदगी में ऐसा समय आ गया था कि मुझे अपना ठीक होने की या अपना सही रहने की कोई उम्मीद नहीं थी, और मेरा परिवार, मेरे भाई, मेरे बहनें, मेरे माँ बाप, सब लोगों को मतलब मेरे ठीक होने की उम्मीद नहीं थी। मेरा मतलब मुझे एहसास हो रहा था चीज़ों का कि मेरी जो ज़िंदगी है तहस नहस हो चुकी है। क्या इस बीच ऐसा समय भी आपके जीवन में आया था कि जब आपके अपने लोगों ने ही आपसे दूरियां बनाना शुरू कर दिया था? जी हाँ, बिल्कुल। इस सवाल पे मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ। रिश्ते और लोग दूरियां इस कदर बना गए थे कि अगर मुझे यहाँ से गांव जाना है, गाड़ी में सीट है, अगला बंदा अकेले जाएगा, लेकिन वो मुझे नहीं लेके जाएगा, क्योंकि उसे एक चीज़ का डर है। वो जो भाई जो बैठा है ना कि भाई मैं इसको अपने साथ तो लेके जाऊंगा, लेकिन इसके पास कोई नशे की सामग्री हो तो मेरी वजह से वो भी सफ़र करेगा मेरे साथ। ये सब चीज़ें करके लोगों की मेंटलिटी ऐसी हो गई थी कि भाई साथ उठना बैठना या फिर कहीं ट्रैवल करना लोगों के लिए एक बहुत बड़ा डर का माहौल बन गया था हम लोगों को लेके, और हर एक जो भी कंज्यूमर है उससे लोग यही दूरियां बनाते हैं। तो जब आप इस दौर से गुजर रहे थे तो उस समय सबसे ज़्यादा दर्द आपको किस बात का होता था? जी हाँ लोकेंद्र जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। दर्द होता है जब आप इस चीज़ से जूझ रहे हो, आपका जो परिवार है, आपकी जो माँ है, बाप है, आपको सब चीज़ों का पता है कि नहीं यार मेरी बदौलत ये सब लोग सफ़र कर रहे हैं। नशा एक आदमी करता है, सफ़र उसका पूरा परिवार करता है, पूरा परिवार सब चीज़ों को झेलता है। तो कहीं ना कहीं बहुत दुख होता था, लेकिन चीज़ें मेरे बस से बाहर थी। मेरी माँ है, मेरा बाप है, मेरा भाई बहन है, जो भी है, उन सब लोगों के लिए बहुत बुरा लगता था, लेकिन चीज़ें मेरे बस में नहीं थी। तो बस इस बात का बहुत गिल्ट फील होता था हमेशा, और होता रहेगा। राहुल जी, हर इंसान के जीवन में एक ऐसा पल ज़रूर आता है जब वो अंदर ही अंदर जो है वो टूट जाता है। तो आपके जीवन में ऐसा क्या टर्निंग पॉइंट रहा, ऐसी क्या घटनाक्रम आपके जीवन में रही जब आपने ये डिसाइड किया कि अब आप इस दलदल से बाहर निकल कर दिखाएंगे? जी लोकेंद्र जी, इसी सवाल पे आपको मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बोल सकते हैं या इमोशनल बोल सकते हैं एक इंसिडेंट है। मैंने जब मेरी आदतें बहुत ख़राब हुई तो एक हरकत हुई मेरे से। मैंने अपने ही माँ के पर्स से पैसे निकाल कर मैं अपना जो नशे का जो सामग्री थी वो पूरा किया। तो उस चीज़ का जो आभास है मेरी माता को हो गया था, लेकिन उन्होंने चीज़ें कभी मुझे फील नहीं होने दी कि परिस्थिति और ख़राब होती जाएगी, आदतें ख़राब होती जाएगी, ये वही चीज़ करेगा। लेकिन जब मुझे पता लगा कि मेरी माँ को सब मालूम है, उसके उपरांत भी मुझे कुछ नहीं बोल रहे, तो मैं वो ना एक मेरा गिल्ट वो ठान लिया मैंने कि यार मेरे से बहुत बड़ा इस स्टेप जो है लिए है, बहुत बड़ी गलती है। आज मैंने यहाँ चोरी की, कल दिन को मैं मोहल्ले में चोरी करूँगा,
फिर पूरे कहीं शहर में चोरी करूँगा, फिर कहीं, मतलब चीज़ें बढ़ती जाती हैं। जैसे नशा किया वैसे उसकी भी फिर एक मजबूरन आदत हो जाती। लेकिन वहाँ से मैंने ठान लिया था कि भाई मुझे नशा नहीं करना है, मुझे मौत पसंद है, मैं मर जाऊँगा लेकिन मैं नशा नहीं करना, नशे को मैंने अलविदा कहना है। तो मेरा सबसे बड़ा यही पॉइंट रहा है, टर्निंग पॉइंट, जहाँ से मैं अपने को बदलने की सोची। आपने जो दृढ़ निश्चय इस दलदल से बाहर निकलने के लिए आपने दिखाया और जो इच्छा शक्ति आपने जाहिर की, उससे ये संभव हो पाया कि आप इस चिट्टे की लत से बाहर निकले हैं। तो युवाओं के लिए ये बहुत बड़ा संदेश है कि यदि आपके अंदर ऐसी इच्छा शक्ति आप लेकर आते हैं या एक दृढ़ निश्चय आप संकल्पित कर लेते हैं, तो इस दलदल से बाहर निकलना शायद इतना मुश्किल भी नहीं है यदि आप अपने आप को दृढ़ संकल्पित करते हैं। राहुल जी, जब आपने ये ठान लिया था कि अब आप इस दलदल से बाहर निकल कर रहेंगे, तो उस समय सबसे ज़्यादा सहयोग आपको किसका मिला? जी लोकेंद्र जी, देखिए मेरे परिवार का सबसे ज़्यादा सहयोग मिला मुझे। मेरा भाई मेरे साथ दिन रात, सुबह शाम, जब मर्जी मेरे साथ खड़ा रहा। मतलब मेरी जो बीमारी है ना, जितना मैंने सफ़र किया उससे ज़्यादा तो उन लोगों को मैंने परेशान किया है या फिर उन्होंने परेशानियां झेली है। ठीक है, तो मेरा वही है, इस मेरे परिवार को सारा श्रेय जाता है। बाकी लोगों का कोई साथ नहीं रहा। लोग तो सोचते थे सारा मर भी जाए तो भी कोई परवाह नहीं किसी की। ठीक है, क्योंकि समाज में आज ये चीज़ हो रही है कि आपके घर में आपका बच्चा अच्छा रहे और आप चाहते हो कि उसके घर में वो नशा करे। अगर उसका बच्चा नशा कर रहा है, एक मोहल्ले में रह रहे हो, तो वो सही कैसे हो सकता है? अक्सर लोगों का ये मानना रहता है कि चिट्टा छोड़ना बेहद मुश्किल है। तो आपका जो रिकवरी का दौर शुरू हुआ, तो शुरुआती दौर कैसा था? जी हाँ, बिल्कुल, चिट्टा छोड़ना बहुत कठिन है, मैं मानता हूँ ये चीज़। लेकिन रिहैब में जो मेंबर्स है, एमडी है, उन लोगों का एक जो समर्पण है, उनकी जो मेहनत है, वो लोगों को ठीक करने में बहुत बड़ा योगदान है उन लोगों का। ठीक है, और मेरे रिकवरी के शुरुआती दिन जो रहे, पीपल प्लेसेस थे, वो लोग जिनके साथ आप नशा करते थे उनको त्याग दो। वो जगह जहाँ आप नशा करते थे उससे आपको दूर रहना पड़ेगा। और थिंक जो वो चीज़ें, उन चीज़ों से नहीं खेलना पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों ने मुझे ठीक होने में बहुत मदद की। राहुल जी, जब आप रिकवरी के दौर से गुजर रहे थे, तो सबसे ज़्यादा कठिन आपके लिए क्या था? शारीरिक तकलीफ या मानसिक लड़ाई जो आप लड़ रहे थे वो? जी हाँ, बिल्कुल सही सवाल। शारीरिक तौर पे अगर मैं बात करूँ तो जो एमडीज है, जो हमारे मेंबर है एनए के, उन लोगों ने काफ़ी हद तक तैयार कर लिया था। लेकिन मेंटली जो स्ट्रांग होने में है वो बहुत समय लग जाता है। आप बाहर आएंगे, बाहर बहुत किस्म के लोग मिलेंगे, आपको तय करना है कि आप अच्छी जगह पर टाइम स्पेंड करो, अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना करो। तो ये सब चीज़ें जो है आपको मदद करेगी। क्या आज भी आपको चिट्टा लेने की जो इच्छा है वो महसूस होती है? जी, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया लोकेंद्र जी। आप कोई चीज़ आपने खाई हो तो उसका जो स्वाद है ना, उसका जो टेस्ट है, आपको हमेशा याद रहता है। वैसे ही उसका भी है, स्वाद याद है। ठीक है, लेकिन मेंटली स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। शरीर को ज़रूरत नहीं है, लेकिन इच्छा जो है ना, इच्छा कभी भी जग सकती है। लोग 5 साल बाद, 7 साल बाद, 10 साल बाद भी रिलैप्स हो जाते हैं। तो इसमें ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मेरे शरीर को कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो इच्छा है वो इंसान की मरते दम तक नहीं मरती, इसलिए इससे बचा रहना बहुत ज़रूरी है। जब आप रिकवरी के दौर से गुजर रहे थे, तो आपने खुद को मजबूत रखने के लिए क्या क्या तरकीबें अपनाई? लोकेंद्र जी, शुरुआती दिनों में मैंने सबसे पहले तो अपने आप को बिजी रखना शुरू कर दिया। उसके बाद अपने खान पान पे, एज ए फार्मासिस्ट मुझे पता है कि शरीर के लिए क्या चीज़ लाभदायक हो सकती है, तो वो चीज़ें मैंने खान पान पे ध्यान करना शुरू कर दिया। तीसरा जो है, जहाँ से मैं अपने परिवार को छोड़ के गया था, मैं नशे की रास्ते पे आगे निकल गया था और परिवार से दूरियाँ हो गई थी, तो मैंने वो जो सब दूरियाँ है वो मिटा दी है। मैं अपने परिवार के साथ टाइम जो स्पेंड करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। राहुल जी, आज आप एक ऐसे दलदल से बाहर निकलकर अपना सफलतापूर्वक व्यवसाय चला रहे हैं, तो अपने इस नए सफ़र के बारे में कुछ ज़रूर बताएं। मैंने अभी बताया कि रिहैब से आने के बाद मैंने पढ़ाई फार्मासिस्ट की है, तो घर वालों ने मुझे बिजी रखने के लिए
एक और मदद कर दी है, एक और उपकार कर दिए मेरी ज़िंदगी में, मुझे मेडिकल स्टोर जो है खोल के दे दिया। तो मैं अधिकतर समय वहाँ व्यतीत करता हूँ। मेरा यहीं सोलन में ही मेडिकल स्टोर है, तो बस यही है, मैं बिजी रखने के लिए वो बहुत बड़ा योगदान है उनका भी। आप पिछले 3 साल से सफल व्यवसाय अपना चला रहे हैं, तो आज आपको खुद पर गर्व महसूस होता है? जी बिल्कुल, मेरा जो ये व्यवसाय है इस पे घर वालों का हाथ है। उन लोगों ने मुझे दुकान खोल के दी है, तो मैं काम कर रहा हूँ। मैं हर एक चीज़ सोच के आगे चलता हूँ कि मेरे पास मेरा परिवार है, मेरी माँ है, मेरा बाप है, भाई है और मेरी वाइफ भी है। ठीक, मेरी पिछले साल शादी हो चुकी है इन दिनों। तो वो सब चीज़ें उन लोगों के बारे में सोच के मैं आगे चलता हूँ। कहीं ना कहीं उन लोगों ने मेरे लिए जो कुर्बानियाँ दी है उसका मैं हमेशा ऋणी रहूँगा, लेकिन मैं उस चीज़ को जिम्मेदारी समझ के आगे बढ़ना चाहता हूँ, और वो सब जिम्मेदारियाँ जो है मेरी सारी इच्छाओं को मार देता है। राहुल जी, आज जब आपके परिवार वाले आपको उस कठिन दौर से बाहर निकलकर एक सफल कारोबारी के तौर पे देखते हैं, तो कैसा महसूस करते हैं? जी बिल्कुल, आज जब वो मुझे देखते हैं तो उनकी आंखों में एक अलग ही लेवल का एक गर्व बोल सकते हैं, एक कॉन्फिडेंस बोल सकते हैं। क्योंकि पहले जो एक भय जो था, एक जो डर जो बैठा था उन लोगों के यहाँ, आज की डेट में वो नहीं है। अब वो लोग गर्व महसूस करते हैं, प्राउड फील होता है उन लोगों को भी कि एक हमारा बच्चा वहाँ उस नाली से उठकर आज एक अच्छी कुर्सी पे बैठा है, तो गर्व तो होगा। राहुल जी, अगर आज आपके सामने आपका वो पुराना वर्जन आ जाए जो चिट्टे की गिरफ्त में है, तो उसे आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मेरे सामने अगर वो राहुल आए तो मैं उसे एक ही संदेश देना चाहूँगा कि भाई ज़िंदगी अनमोल है, इसको नशे के लिए बर्बाद करना, नशे के लिए दांव पे लगाना बहुत ही तुच्छ बात है। अपने साथ जो जुड़ी जिंदगी है उन लोगों के बारे में सोच के उनको प्यार कीजिएगा, उनको वक्त दीजिएगा, आपको बहुत आनंद देगा ये चीज़। अगर आज कोई युवा यह पॉडकास्ट देख रहा है और वो नशे के दलदल में फंसा है, तो उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे? बहुत अच्छा सवाल। सभी जो कंज्यूमर है, युवा जो भी है, इस चीज़ से जूझ रहे हैं, मैं एक ही मैसेज देना चाहूँगा। ये जो आप नशा कर रहे हैं, ये नशा नहीं, ये अपना नाश कर रहे हो। इसी बात में मैं आपको छोटा सा इंसिडेंट बताऊँगा। 1.5 हफ्ते पहले मेरा एक दोस्त था, वो यूजिंग में था, अभी भी लेता था। तो मैं किसी कारणवश उससे बात करने को मैं उसको फ़ोन लगा रहा था, उसका इनकमिंग बन जा रहा था। तो मैंने अपने एक दूसरे दोस्त को, मेंबर है वो भी, फ़ोन लगाया कि भाई मुझे उस लड़के का नंबर दे दे। और उसने मुझे सीधे आगे से सवाल किया कि तू नशे में? मैं कहा क्या हो गया भाई? उसको मर के 1.5 महीना हो गया। तो भाई लोग, आप ये सब चीज़ें ना इसको फील करो। आपके माँ बाप आपको इसलिए पाले बड़ा किया कि बुढ़ापे में हमारा सहारा बनेंगे, और यहाँ उल्टा माँ बाप को अभी अपने बच्चों की सेवा करनी पड़ रही है जवानी में। तो मैं यही मैसेज देना चाहूँगा, यही संदेश है कि नशा त्यागो, से नो टू ड्रग्स। ये नशा बिल्कुल भी करने योग्य नहीं है। राहुल जी, उन माता पिता के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो आज अपने बच्चे को लेकर चिंतित है क्योंकि उनके बच्चे इस दलदल में फंस चुके हैं? जी हाँ लोकेंद्र जी, इस पॉडकास्ट का सबसे अहम और सबसे ज़रूरी सवाल किया है आपने। पेरेंट्स के लिए मेरा यही संदेश है कि अपने बच्चों को वक्त दें, ज़्यादा से ज़्यादा। आप जितना मर्जी व्यस्त है अपनी ज़िंदगी में, अपने कारोबार को लेके, अपने किसी भी चीज़ को लेके, लेकिन बच्चे को वक्त देना बहुत ज़रूरी है। नंबर 2 है कि उनको आध्यात्मिक से भी थोड़ा जोड़ के रखे, संस्कार दें उन लोगों को, क्योंकि संस्कार बच्चों को घर से मिलेंगे। हर एक चीज़ आपको, एजुकेशन, सब चीज़ें बाहर से मिल जाती, लेकिन संस्कार आपको आपके परिवार से मिलेंगे। समाज में कोई संस्कार देता तो समाज इतना गंदा ना होता शायद। नंबर 2, जो लोग अपने बच्चों को कि जी मतलब उस चीज़ में वो प्राउड फील करते कि मैंने तो वहाँ पढ़ने भेज दिया, मैंने तो जी वहाँ भेज दिया, वो यूनिवर्सिटी है। तो वहाँ क्या है कि बच्चा बहुत दूर हो जाता है आपसे। नशे का कैसा है, मतलब माहौल बहुत ख़राब हो चुका है। तो वो तो बच्चा है, उसको कब वो चपेट में ले ले जो डीलर है या फिर कोई जो कंज्यूमर है, कब उसको अपनी चपेट में ले ले, आपको नहीं पता चलेगा। ठीक है। नंबर 3 की बच्चों को सुनना बहुत ज़रूरी है। बच्चे ने आपको कोई बात शेयर करनी है, कोई उसकी फीलिंग पूछते रहा करो कि आपकी फीलिंग कैसी है, सब चीज़ें सही है नहीं है, तो ये चीज़ भी बहुत ज़रूरी है।
ऐसे करके क्या है कि हम बच्चों को वक्त नहीं दे पाते हैं, बच्चों को पूछते नहीं हैं, उसकी परेशानियां हैं, तो बच्चा धीरे धीरे निकलते जाता है हाथ से, तो चीज़ें खराब हो जाती है। इसलिए मेरा यही संदेश है कि बच्चों पे अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करें। राहुल जी, आपने अभी एक बात कही कि माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए बाहर भेजते हैं, तो ऐसा मुझे लगा कि शायद आप ये कहना चाह रहे हैं कि अपने बच्चों को अकेले आप पढ़ाई के लिए दूर ना भेजें। जी बिल्कुल, मेरा जवाब एकदम सही है मेरे एंगल से, क्योंकि तकरीबन सारे जो केसेस है, जो बच्चे जो इन्वॉल्व इन चीज़ों में, वो बाहर ही रहते हैं। उनके माँ बाप उनकी कोई देख रेख नहीं कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि हम इनका फीस भर रहे हैं, हम इनका जो अकोमोडेशन का फीस है वो पे कर रहे हैं, तो हम सब चीज़ें कर रहे हैं। लेकिन वो जो अहम चीज़ है ना, उनका वक्त है पेरेंट्स का, वही हमने बोला वक्त देना जरूरी, वो चीज़ें नहीं दे पाते। राहुल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी कहानी कई युवाओं को उम्मीद दे सकती है और शायद ऐसे युवाओं तक पहुँचे जो इस दलदल में फंसे हैं और इस दलदल से बाहर निकलना चाहते हैं। योगेंद्र जी, आपका और आपके व्यूअर्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में मैं सभी युवाओं को, पूरे देशवासियों को यही मैसेज देना चाहूँगा, से नो टू ड्रग्स। यदि आप या आपके कोई परिचित इस गंभीर समस्या के शिकार है तो एक दूसरे से सहयोग लेने में, मदद लेने में बिल्कुल भी शर्म महसूस ना करें, क्योंकि एक दूसरे का सहयोग करके ही और एक दूसरे के साथ मिलकर चलने से ही समाज में इस प्रकार की जो बुराइयां पनप चुकी है उन पर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। सरकार, पुलिस प्रशासन, सोशल वर्कर और कई संस्थाएं लगातार काम कर रही है, लेकिन यह लड़ाई सिर्फ कानून से नहीं जीती जा सकती। इसमें ज़रूरत है परिवार के साथ की, जागरूकता की, रोजगार की और समाज के सहयोग की। अगर आपको शार्प टॉक्स का ये एपिसोड पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। शार्प टॉक में आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।